हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। हम लोग आरपीएससी असिस्टेंट प्रोफेसर एबीएसटी का 2016 का क्वेश्चन पेपर डिस्कस कर रहे थे, पेपर 2। कुछ क्वेश्चंस हम लोगों ने कर लिए थे, अब उसी को आगे कंटिन्यू करना है। तो चलिए शुरू करते हैं। हमारा क्वेश्चन है, हु इज नॉट अ डीलर एज पर सेंट्रल सेल्स टैक्स एक्ट। सेंट्रल सेल्स टैक्स एक्ट के अकॉर्डिंग कौन डीलर इसमें नहीं है? Who is not a dealer? फर्स्ट है आपका, अ फार्मर हु रन्स हिज ओन शॉप फॉर सेलिंग द ग्रेन्स ग्रोन ऑन हिज ओन फील्ड्स। एक किसान जो अपनी दुकान चलाता है और उसमें वो अपने ही खेत में उगाए गए अनाज को बेचता है। सेकेंड है, अ स्टील मैन्युफैक्चरिंग कंपनी हु हैज सोल्ड एन ओल्ड मोटर कार एंड हैज अर्न सम प्रॉफिट ऑल्सो। एक स्टील मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है जिसने एक पुरानी कोई मोटर कार है उसे बेच दिया और कुछ प्रॉफिट भी कमाया है। थर्ड है, अ डॉक्टर हु सेल्स लूज पेटेंटेड मेडिसिन्स ड्रॉन फ्रॉम सील्ड कंटेनर्स टू अदर पर्सन्स ऑल्सो बिसाइड्स ओन पेशेंट्स। कोई डॉक्टर है, वो सील्ड कंटेनर से कुछ पेटेंटेड मेडिसिन्स निकाल के दूसरे लोगों को बेच रहा है, अपने कस्टमर्स के अलावा, अपने पेशेंट्स के अलावा वो दूसरे लोगों को भी बेच रहा है। फोर्थ है, अ पर्सन सेलिंग इलीगल गुड्स, या फिर कोई इलीगल गुड्स सेल कर रहा है। तो इसमें डीलर कौन नहीं है? कि ये भी डीलर है, ये भी डीलर है और ये भी डीलर है। लेकिन जो फार्मर अपनी दुकान चला रहा है और उसमें अपने ही जो ग्रेन्स उसने जो अपने फील्ड्स में उगाए हैं उन्हीं को बेच रहा है, वो डीलर नहीं है एज पर सेंट्रल सेल्स टैक्स एक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रीटेड as sale or purchase of goods during the course of interstate trade or commerce as per Central Sales Tax Act? सेंट्रल सेल्स टैक्स एक्ट के अकॉर्डिंग कोई इंटरस्टेट ट्रेड हो रहा है तो उसमें से किसको सेल या परचेज ट्रेड किया जाएगा? इन 4 ट्रांजेक्शन्स दिए गए हैं यहाँ पे, ठीक है। ट्रेड हो रहा है, इनमें से कौन सा सेल या परचेज ऑफ गुड्स है ये बताना है। फर्स्ट है आपका, सेंडिंग ऑफ गुड्स टू ब्रांच सिचुएटेड इन अदर स्टेट, यानी कोई आपकी ब्रांच है दूसरे स्टेट में है, उसको आप गुड्स भेज रहे हो। दूसरा है, सेंडिंग ऑफ गुड्स टू अनदर स्टेट फॉर सेल ऑन कंसाइनमेंट, दूसरे स्टेट में आप गुड्स भेज रहे हो फॉर सेल ऑन कंसाइनमेंट। तीसरा है आपका, मूवमेंट ऑफ गुड्स विद इन अ स्टेट ड्यूरिंग इट्स सेल और परचेज थ्रू द टेरिटरी ऑफ अनदर स्टेट, यानी कि आपका जो गुड्स हैं वो सेल और परचेज के दौरान जो है एक ही स्टेट में है लेकिन दूसरे स्टेट की सीमा से होके आ रहे हैं। फोर्थ है आपका, इफ द सेल इज इफेक्टेड बाय द ट्रांसफर ऑफ डॉक्यूमेंट्स ऑफ टाइटल टू गुड्स ड्यूरिंग द मूवमेंट ऑफ सच गुड्स फ्रॉम वन स्टेट टू अनदर, यानी कि अगर जो सेल है वो उसमें क्या हो रहा है कि आपको जो गुड्स मूव कर रहे हैं एक स्टेट से दूसरे स्टेट में, गुड्स मूवमेंट के साथ ही साथ जो ट्रांसफ़र है डॉक्यूमेंट्स हैं आपके, जो टाइटल के डॉक्यूमेंट्स ऑफ ओनरशिप, टाइटल टू गुड्स, वो डॉक्यूमेंट्स भी ट्रांसफ़र हो रहे हैं। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर आपका फोर्थ होगा। सेंट्रल सेल्स टैक्स एक्ट यही कहता है कि आपका जो सेल या परचेज वो तभी माना जाएगा जब आपके जो गुड्स के ओनरशिप डॉक्यूमेंट्स है, गुड्स के जो टाइटल टू गुड्स वाले डॉक्यूमेंट्स होते हैं वो ट्रांसफ़र होंगे। तो इसलिए आपका करेक्ट आंसर फोर्थ होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, द एग्जम्पशन नॉट अवेलेबल इन सेंट्रल सेल्स टैक्स एक्ट इज। सेंट्रल सेल्स टैक्स एक्ट में एग्जम्पशन अवेलेबल नहीं होता है। किस चीज़ पे नहीं होता है? फर्स्ट, इन रिलेशन टू सब्सिक्वेंट सेल्स टू रजिस्टर्ड डीलर्स, यानी रजिस्टर्ड डीलर्स को आपने सब्सिक्वेंटली खूब सारा सेल किया है। सेल ऑफ गुड्स एग्जेम्प्ट जनरली इन द स्टेट, जो स्टेट में गुड्स एग्जेम्प्टेड हैं उनके सेल कर रहे हैं आप। सेल ऑफ गुड्स डिक्लेयर्ड अंडर सेक्शन 14, अंडर सेक्शन 14 में जो गुड्स डिक्लेयर्ड हैं। फोर्थ है, सेल इन द कोर्स ऑफ इम्पोर्ट और एक्सपोर्ट, यानी इम्पोर्ट और एक्सपोर्ट के फॉर्म में आप जो गुड्स को सेल कर रहे हैं। तो यहाँ पे एग्जाम्पशन जो है वो सेल ऑफ गुड्स डिक्लेयर्ड अंडर सेक्शन 14, इन पे एग्जाम्पशन नहीं अवेलेबल होता है इन दिस एक्ट। अंडर सेक्शन 14 में जो भी गुड्स डिक्लेयर्ड हैं उन पे कोई भी एग्जाम्पशन नहीं अवेलेबल है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, who is not required to get registered under section 11 from the following as per Rajasthan Value Added Tax Act. राजस्थान वैल्यू एडेड टैक्स एक्ट के अकॉर्डिंग सेक्शन 11 के अंदर किसको रजिस्टर्ड होने की ज़रूरत नहीं होती है, यानी कि नेसेसरी नहीं है. फर्स्ट है आपका अ मैन्युफैक्चरर हुज एनुअल टर्नओवर डज नॉट एक्सीड ₹2 लाख. कोई भी मैन्युफैक्चरर जिसका एनुअल टर्नओवर है वो 2 लाख से कम है, एक्सीड नहीं कर रहा है. दूसरा, रजिस्टर्ड डीलर्स अंडर सेंट्रल सेल्स टैक्स एक्ट, यानी जो डीलर्स ऑलरेडी रजिस्टर्ड हैं सेंट्रल सेल्स टैक्स एक्ट में. थर्ड है, इंपोर्टर ऑफ गुड्स फ्रॉम आउटसाइड द स्टेट, कोई दूसरे स्टेट से आउटसाइड द स्टेट है उसे इंपोर्ट कर रहा है गुड्स को. फोर्थ, डीलर हुज एनुअल टर्नओवर एक्सीड्स ₹10 लाख, यानी ऐसे डीलर जिनका एनुअल टर्नओवर है 10 लाख से ज़्यादा है. तो देखिए यहाँ पे क्वेश्चन में नॉट रिक्वायर्ड है, किसको रजिस्ट्रेशन की ज़रूरत नहीं होती. तो आपका आंसर है फर्स्ट, जिसका एनुअल टर्नओवर 2 लाख से कम है ऐसा मैन्युफैक्चरर, उसको ज़रूरत नहीं है अंडर सेक्शन 11 रजिस्टर्ड होने की. नेक्स्ट क्वेश्चन, फर्स्ट टाइम इनकम टैक्स इंट्रोड्यूस्ड इन इंडिया, सबसे पहली बार इनकम टैक्स इंडिया में कब इंट्रोड्यूस हुआ. देखिए अब यहाँ पे इस क्वेश्चन में लोग एक ही बार में लगा देते 1961, क्योंकि एक्ट है वही याद रहता है, लेकिन यहाँ क्वेश्चन फर्स्ट टाइम है. फर्स्ट टाइम इंडिया में 1860 में इंट्रोड्यूस हुआ था इनकम टैक्स. नेक्स्ट क्वेश्चन, मिस्टर एंथनी फर्स्ट टाइम वेंट टू USA ऑन 25 May 2015. ही इज दिस फॉर असेसमेंट ईयर 2016-17. मिस्टर एंथनी हैं, पहली बार USA गए हैं 25 मई 2015 को. असेसमेंट ईयर 2016-17 के लिए वो क्या होंगे, यहाँ पे रेजिडेंशियल स्टेटस बताना है उनका कि वो क्या होंगे. अब रेजिडेंशियल स्टेटस चेक करने के लिए हमारी कंडीशंस होती है, जो बेसिक कंडीशन कि सबसे पहले 182 डेज इंडिया में रहना चाहिए प्रीवियस ईयर में. ठीक, तो यहाँ पे देखिए असेसमेंट ईयर 2016-17 है, तो इसका प्रीवियस ईयर क्या होगा 15-16. ठीक, 15-16 होगा प्रीवियस ईयर. अब ये 2015 में ही गए हैं, तो हम सबसे पहले ये कंडीशन चेक कर ले 182 डेज वो रहे हैं कि नहीं प्रीवियस ईयर में. 25 मई को गए हैं, प्रीवियस ईयर स्टार्ट कब से होगा 1 अप्रैल से 25 मई तक के डेज कितने हुए, 30 इधर 25 इधर, ये हुआ आपका 55 डेज. ठीक, 55 डेज है. वैसे यहाँ पे एक दूसरी कंडीशन है 60 डेज की, लेकिन ये तो 60 डेज वाली भी नहीं फुलफिल कर रहे हैं, 55 डेज ही रहे इंडिया में. तो ये रेजिडेंट क्या नॉन रेजिडेंट होगा, यहीं से ये क्लियर हो गया. ठीक है, तो करेक्ट आंसर आपका थर्ड होगा. नेक्स्ट क्वेश्चन, मैक्सिमम अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट ऑन हाउस बिल्डिंग लोन ऑन लेट आउट हाउस अंडर सेक्शन 24 इज डिडक्टेबल. कोई घर है किराए पे उठा हुआ है, उस घर के लिए आपने लोन लिया है, उस लोन पे जो इंटरेस्ट दे रहे हैं उसका मैक्सिमम अमाउंट कितना डिडक्टेबल है अंडर सेक्शन 24. तो इंटरेस्ट का जो भी जितना भी इंटरेस्ट होगा वो पूरा डिडक्टेबल होता है, व्हाट्स ओवर अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट वो पूरा डिडक्टेबल होगा आपका. तो करेक्ट आंसर फोर्थ होगा. नेक्स्ट क्वेश्चन, When donation is given for scientific research, अगर डोनेशन साइंटिफिक रिसर्च के लिए दी गई टू नेशनल यूनिवर्सिटी और लेबोरेटरी, डिडक्शन इज अवेलेबल फ्रॉम बिजनेस प्रॉफिट्स. तो डिडक्शन कितना अवेलेबल होगा बिजनेस प्रॉफिट से, एक्चुअल अमाउंट 1/4 टाइम्स ऑफ द एक्चुअल अमाउंट, 1 and 3/4 टाइम्स ऑफ द एक्चुअल अमाउंट, या फिर 2 टाइम्स ऑफ द एक्चुअल अमाउंट. तो देखिए जब डोनेशन साइंटिफिक रिसर्च के लिए दी जाती है तो उसमें जो भी आपका बिजनेस के प्रॉफिट्स हैं उसमें जो डिडक्शन आपको मिलता है वो डोनेशन का डबल मिलता है, यानी 2 टाइम्स द एक्चुअल अमाउंट. जितना भी आपने डोनेशन दिया है उसका दोगुना आपको डिडक्शन मिल जाएगा. करेक्ट आंसर फोर्थ होगा. नेक्स्ट क्वेश्चन है, रेट ऑफ डेप्रिसिएशन ऑन वाटर पॉल्यूशन कंट्रोल इक्विपमेंट इज. वाटर पोल्यूशन कंट्रोल इक्विपमेंट पे रेट ऑफ डेप्रिसिएशन कितना है, 40%, 60%, 15%, 100%.
तो ये आपका 100% डेप्रिसिएशन है। वाटर पोल्यूशन कंट्रोल हो, एयर पोल्यूशन कंट्रोल हो, या फिर सॉलिड वेस्ट कंट्रोल हो, इन सब पे इन सब के जो भी इक्विपमेंट होते हैं उन सब पे 100% का डेप्रिसिएशन मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सेल्स कंसिडरेशन ऑफ अ लॉन्ग टर्म एसेट इज ₹1,00,000। एक लॉन्ग टर्म एसेट थी, उसका जो सेल कंसिडरेशन है 1,00,000, यानी कि उसको बेचा गया 1,00,000 रुपए मिले हैं। लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन इज 45,950, उसमें से लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन आपको हुआ है 45,950 रुपये का। असेसमेंट ईयर है 2016-17। इन्फ्लेटेड इंडेक्स 1981-82 का इंडेक्स है 100, और इन्फ्लेटेड इंडेक्स आपका प्रीवियस ईयर इन 2015-16 का है 1081। कॉस्ट ऑफ द एसेट इज, तो इसमें क्या है आपका, देखिए ये आपकी सेल कितनी है, 1,00,000 की। लॉन्ग टर्म एसेट है, 1,00,000 की सेल है, कैपिटल गेन है 45,950। तो आपका जो कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन था, यहाँ पे हम निकालेंगे कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन, वो कितना होगा, 1,00,000 में से 45,950 माइनस कर देंगे, तो ये आएगा आपका 54,050 रुपीज़। ठीक है, सॉरी, ये आएगा 54,050 रुपीज़। अब जो आपका कॉस्ट ऑफ एसेट होता है, कॉस्ट ऑफ एसेट निकालने के लिए क्या करते हैं, आपका जो कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन है, कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन, उसमें इनटू कर देते हैं इन्फ्लेटेड इंडेक्स आपका, ये जो 81-82 का है, उसका इन्फ्लेटेड इंडेक्स हम मल्टीप्लाई करते हैं, जो भी आपका एक्विजिशन का देके दिया नहीं गया ना, इसमें कम एक्वायर किया है, तो हम इसी को मान लेते हैं इन्फ्लेटेड इंडेक्स जो दिया गया। तो ये इन्फ्लेटेड इंडेक्स एक्विजिशन ईयर का हो गया, डिवाइड कर देंगे इसको इन्फ्लेटेड इंडेक्स ऑफ सेल ईयर, जो भी ये, ठीक है। तो इसको हम सॉल्व करेंगे, तो ये 54,050 रुपीज़ डिवाइडेड बाई 1081 इंटू 100, इसको सॉल्व कर लेंगे, हमारा आंसर आ जाएगा 5,000 रुपीज़। ये आएगा आपका कॉस्ट ऑफ एसेट, करेक्ट आंसर सेकंड हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्टैंडर्ड डिडक्शन अवेलेबल ऑन इनकम फ्रॉम फैमिली पेंशन। फैमिली पेंशन से जो इनकम होते हैं उस पर स्टैंडर्ड डिडक्शन कितना अवेलेबल होता है, 20% ऑफ पेंशन और 15,000 विच एवर इज लेस, 25% ऑफ पेंशन और 15,000 विच एवर इज लेस, 33.33% ऑफ पेंशन और ₹10,000 विच एवर इज लेस, 33.33% ऑफ पेंशन और ₹15,000 विच एवर इज लेस। तो जो स्टैंडर्ड डिडक्शन है आपका फैमिली पेंशन पे, वो 33.33% ऑफ पेंशन या फिर 15,000 जो भी कम होगा, ये आपको एज ए स्टैंडर्ड डिडक्शन मिल जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मैक्सिमम डिडक्शन अंडर सेक्शन 80D फॉर असेसमेंट ईयर 2016-17 फॉर एन इंडिविजुअल एसएससी इज। डिडक्शन जो है अंडर सेक्शन 80D, ये कितना मैक्सिमम डिडक्शन मिल सकता है इंडिविजुअल एसएससी को, असेसमेंट ईयर ये पूछा है 16-17 में, तो ये अभी भी है आपका 25,000 का है, 25,000 मैक्सिमम डिडक्शन आपको मिल सकता था इस असेसमेंट ईयर में। तो करेक्ट आंसर 3 होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, एन इंडिविजुअल रेजिडेंट हुज टोटल इनकम डज नॉट एक्सीड ₹5 लाख, then deduction of income tax under section 87A for assessment year 2016-17 is, यानी कोई इंडिविजुअल रेजिडेंट है, उसकी टोटल इनकम 5 लाख से ज़्यादा नहीं है, ये नहीं बताया कितनी है, लेकिन 5 लाख से ज़्यादा नहीं है, तो जो डिडक्शन होगा अंडर सेक्शन 87A रिबेट जो होगा वो कितना मिलेगा असेसमेंट ईयर 2016-17 के लिए। तो इस असेसमेंट ईयर के लिए जो भी रीबेट है वो आपका था 2,000, या फिर जो भी आपका इनकम टैक्स बन रहा हो 100%, उन दोनों में जो भी कम हो, तो 100% ऑफ इनकम टैक्स और 2,000 विच एवर इज लेस, वो आपको एज रीबेट मिल जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन,
The total income and agricultural income of Sri Ram are 4,80,000 and 30,000 respectively. ये टोटल इनकम है और ये एग्रीकल्चरल इनकम। तो इसमें इनकम टैक्स कितना होगा? तो इसमें देखिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, टोटल इनकम जो है आपकी 4,80,000 है और एग्रीकल्चरल इनकम अलग है। हम पहले इन दोनों को ऐड करके जो टोटल इनकम होगा उस पर टैक्स कैलकुलेट करेंगे। इन दोनों को ऐड करेंगे, कितना आएगा आपका 5,10,000। अब इस पे हम टैक्स लायबिलिटी कैलकुलेट करेंगे तो पहला 2,50,000 पे क्या होगा, नील। दूसरा 2,50,000 पे 10% होगा, ये होगा आपका 25,000। उसके बाद बचा कितना आपका 10,000, इस पे हो जाएगा 20%, ये हुआ आपका 2,000। तो ये टोटल कितना आया 27,000। ठीक, ये टोटल टैक्स लायबिलिटी आई। लेकिन अभी यहाँ पे हमने एग्रीकल्चरल इनकम को ऐड किया है। अब क्या करेंगे, एग्रीकल्चर इनकम को हमने टोटल इनकम में ऐड किया है, अब हम एग्रीकल्चर इनकम को एग्जेम्प्टेड इनकम में ऐड करेंगे। जो एग्जेम्प्टेड इनकम होती है 2.5 लाख, हम मान के चलते हैं कि एग्रीकल्चर इनकम उसमें इंक्लूड होती है। ठीक है, तो वैसे मान लें 2,50,000, एक सेकेंड, ये हो गया 2.5 लाख और ये हो गया 30,000। इस पे हम टैक्स निकालेंगे। अब देखिए यहाँ पे 2,50,000 पे तो टैक्स लगता नहीं, नील है। 30,000 पे 10%, ये कितना हुआ 3,000 हुआ। ठीक, इस पे आया आपका 3,000 टैक्स लायबिलिटी। अब यहाँ पे आए थे 27, यहाँ पे आया 3, इसमें हम माइनस कर देंगे। 27 में 3 जाएगा, कितना होगा आपका 20, सॉरी, ये बचा आपका 24,000। ये आया आपका नेट टैक्स लायबिलिटी। अब इसमें हमें 3% का सेस भी जोड़ना है। इसका 3% कितना होगा 720, तो यानी कि 24,000 और प्लस 720, ये टोटल हो जाएगा इनकम टैक्स 24,720। ठीक, करेक्ट आंसर 4th। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन अंडर सेक्शन 111A आर टैक्सेबल। शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन्स किस रेट पे टैक्सेबल होती हैं? ये होते हैं 15% पे। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है, एज द टोटल इनकम ऑफ एनी इंडिविजुअल एसएससी इज मोर देन 1 करोड़, द सरचार्ज इज लेवीड फॉर असेसमेंट ईयर 2016-17। अगर टोटल इनकम किसी इंडिविजुअल एसएससी की 1 करोड़ से ज़्यादा है तो सरचार्ज किस रेट पे लेवी किया जाएगा असेसमेंट ईयर 2016-17 के लिए? तो तब जो इसका रेट था वो 12% था। ठीक है, तो करेक्ट आंसर उन्होंने 12% लिया है। लेकिन अभी जो रेट है वो मोर देन 1 करोड़ पे आपका 15% का सरचार्ज लगेगा। ठीक है, सरचार्ज की जो स्लैब रेट है आपका 50 लाख पे नील है, 50 लाख टू 1 करोड़ 10% है, 1 करोड़ टू 2 करोड़ 15% है, 2 करोड़ से 5 करोड़ 25% और अबव 5 करोड़ ये है 37%। ये सरचार्ज के स्लैब रेट्स हैं, इसको लर्न कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कैन द रेम्यूनरेशन गिवन बाय अ फर्म टू इट्स पार्टनर्स in case of loss be allowed under section 40B? if so to what extent? अगर किसी पार्टनर को फर्म रेम्यूनरेशन दे रही है और वो तब दे रही है जब वो लॉस में है, ठीक, इन केस ऑफ लॉस, तो क्या जो रेम्यूनरेशन है वो अंडर सेक्शन 40B के तहत वो डिडक्शन ले सकती है? अगर ले सकती है तो किस लिमिट तक, किस एक्सटेंट तक ले सकती है? तो अंडर सेक्शन 40B जो है वो उसमें अलाउड है डिडक्शन
और वो है आपका 1,50,000 का। तो करेक्ट आंसर आपका सेकंड है, यस अलाउड अप टू 1,50,000। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन विच ईयर वॉज द सेंट्रल सेल्स टैक्स एक्ट इनैक्टेड? किस साल आपका सेंट्रल सेल्स टैक्स एक्ट इनैक्ट हुआ था? तो ये आपका 1956 में आया था। करेक्ट आंसर सेकंड होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच गुड्स आर एग्जेम्प्टेड अंडर राजस्थान वैल्यू एडेड टैक्स? राजस्थान वैल्यू एडेड टैक्स के अंदर कौन से गुड्स एग्जेम्प्टेड हैं? हेलमेट, इलेक्ट्रिसिटी पावर, सॉल्ट, ऑल ऑफ दीज। ये सारे ही गुड्स एग्जेम्प्टेड हैं। करेक्ट आंसर ऑल ऑफ दीज। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सर्विस टैक्स वॉज इंट्रोड्यूस्ड इन इंडिया ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ। सर्विस टैक्स किस कमेटी के रिकमेंडेशन पे इंडिया में इंट्रोड्यूस हुआ था? डॉक्टर मनमोहन सिंह कमेटी, केलकर कमेटी, डॉक्टर राजा जे चिलैया कमेटी, डॉक्टर यशवंत सिन्हा कमेटी। तो सर्विस टैक्स है वो डॉक्टर राजा जे चिलैया कमेटी के रिकमेंडेशन पे इंट्रोड्यूस किया गया था। करेक्ट आंसर थर्ड हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑडिटिंग मीन्स। ऑडिटिंग का क्या मतलब होता है? टू प्रिपेयर अकाउंट बुक्स बनाना, टू एग्जामाइन अकाउंटिंग बुक्स को इन्वेस्टिगेट करना, एग्जामिन करना, टू मेक एडजस्टमेंट इन अकाउंट्स में एडजस्टमेंट करना, या फिर ऑल ऑफ दिस। तो ऑडिटिंग का मतलब होता है एग्जामिन करना। करेक्ट आंसर सेकंड होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द प्राइमरी ऑब्जेक्टिव ऑफ एन ऑडिटर इज। ऑडिटर का प्राइमरी ऑब्जेक्टिव क्या होता है? डिटेक्शन ऑफ एरर्स, सर्टिफाइंग वैलिडिटी ऑफ इंफॉर्मेशन, प्रिवेंशन ऑफ फ्रॉड, ऑल ऑफ दीज। कि इस क्वेश्चन का आंसर जो है आंसर की में नहीं दिया गया था, इसको स्टार लगाया गया, डिलीट कर दिया गया था इवैल्यूएशन से। लेकिन जो करेक्ट आंसर होगा वो आपका सेकंड होगा, सर्टिफाइंग वैलिडिटी ऑफ इंफॉर्मेशन। ये इसका प्राइमरी ऑब्जेक्टिव होता है। और ये जो आपका डिटेक्शन ऑफ एरर्स और प्रिवेंशन ऑफ फ्रॉड है, ये दोनों सब्सिडियरी ऑब्जेक्टिव्स होते हैं ऑडिटर के। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्राइमरी रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर द एडिकेसी ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट डिस्क्लोजर्स रेस्ट विथ। फाइनेंशियल स्टेटमेंट में जितना डिस्क्लोज किया जाता है जो भी इंफॉर्मेशन, वो अप्रोप्रिएट है या नहीं, वो एडिकेट है या नहीं, इसकी प्राइमरी रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी होती है? मैनेजमेंट की, ऑडिटर की, कंपनी रजिस्ट्रार, सेंट्रल गवर्नमेंट। तो डिस्क्लोजर की रिस्पॉन्सिबिलिटी या फिर पूरे अकाउंटिंग की रिस्पॉन्सिबिलिटी वो मैनेजमेंट की होती है। करेक्ट आंसर फर्स्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, बैलेंस शीट ऑडिट डज नॉट इंक्लूड। बैलेंस शीट ऑडिट में क्या इंक्लूड नहीं होता है? वाउचिंग ऑफ इनकम, एक्सपेंसेस एंड अकाउंट्स रिलेटेड टू एसेट्स एंड लायबिलिटीज। एसेट्स एंड लायबिलिटीज से रिलेटेड जितने भी इनकम, एक्सपेंसेस, अकाउंट्स हैं उन सब की वाउचिंग करना। एग्जामिनेशन ऑफ एडजस्टिंग एंड क्लोजिंग एंट्रीज, एडजस्टिंग और क्लोजिंग एंट्रीज को एग्जामिन करना। वेरिफिकेशन ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटीज, एसेट्स और लायबिलिटीज को वेरीफाई करना। रूटीन चेक। तो बैलेंस शीट ऑडिट में रूटीन चेक इंक्लूड नहीं होता है, बाकी ये सब इंक्लूड होते हैं। और ये क्वेश्चन आपका सेम 2021 में भी पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन कंपैरिजन to the independent auditor, an internal auditor is more likely to be concerned with। इंडिपेंडेंट ऑडिटर के कंपैरिजन में इंटरनल ऑडिटर किससे ज़्यादा कंसर्न्ड होता है? किस चीज़ को सबसे ज़्यादा देखता है, किस पे फोकस करता है? कॉस्ट अकाउंटिंग सिस्टम पे, इंटरनल कंट्रोल सिस्टम, लीगल कंप्लायंस, या फिर अकाउंटिंग सिस्टम। तो जो इंटरनल ऑडिटर होगा वो इंटरनल कंट्रोल सिस्टम पे ज़्यादा कंसर्न करता है, उससे ज़्यादा फोकस करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फॉलोइंग इज नॉन फाइनेंशियल ऑडिट। इसमें से कौन सा नॉन फाइनेंशियल ऑडिट है? ऑपरेटिंग ऑडिट, प्रोसेस ऑडिट, सेक्रेटेरियल ऑडिट, ऑल ऑफ दीज। तो ये सारे ही आपके नॉन फाइनेंशियल ऑडिट हैं। करेक्ट आंसर फोर्थ होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वेरिफिकेशन ऑफ एसेट्स इज डन टू असरटेन। वेरिफिकेशन ऑफ एसेट्स क्या असरटेन करने के लिए किया जाता है? एग्जिस्टेंस ऑफ एसेट्स, ओनरशिप ऑफ एसेट्स, पोजेशन ऑफ एसेट्स, ऑल ऑफ दीज।
तो वेरिफिकेशन ऑल ऑफ दीज, ये सभी के लिए किया जाता है एसेट्स का वेरिफिकेशन, इसलिए करेक्ट आंसर 4th होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन वाउचिंग द ऑडिटर वेरीफाइज, वाउचिंग में ऑडिटर वेरीफाई करता है, क्या वेरीफाई करता है? ओनली द राइट ऑफ ट्रांजेक्शन्स, only certification of transactions, right and certification of transactions both, only arithmetical accuracy of transaction। तो ऑडिटर जो है वो राइट और सर्टिफिकेशन दोनों ही वेरीफाई करता है, इसलिए करेक्ट आंसर 3rd होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑडिटर इज नॉट इंश्योरर एंड डज नॉट गिव गारंटी फॉर करेक्टनेस ऑफ बुक्स, दिस स्टेटमेंट हैज़ बीन गिवन इन द केस लॉ। ऑडिटर इंश्योरर नहीं होता है और ना ही वो कोई गारंटी देता है कि जो सारी बुक्स हैं वो करेक्ट हैं। ये स्टेटमेंट किस केस में दिया गया था? CIT वर्सेस GM डंडेकर, लंदन एंड जनरल बैंक, किंगस्टन कॉटन मिल्स, मेसन एंड रॉबिन्स। तो ये जो आपका स्टेटमेंट है ये लंदन एंड जनरल बैंक, लंदन वर्सेस जनरल बैंक, इस केस में दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, A qualified report given by the auditor indicates, qualified report auditor ने दी है उसका क्या मतलब है? Auditor is satisfied with company's accounts, auditor पूरी तरह satisfied है कंपनी के अकाउंट से। Auditor is impressed with specialities of the company, auditor कंपनी के स्पेशलिटी से बहुत impressed है। Both auditor is satisfied with company's accounts and auditor is impressed with specialities of the company, यानी वो सेटिस्फाइड भी है, इम्प्रेस्ड भी है। ऑडिटर इज नॉट सेटिस्फाइड विद कंपनीज अकाउंट, ऑडिटर कंपनीज अकाउंट से सेटिस्फाइड नहीं है। तो क्वालिफाइड रिपोर्ट तब दी जाती है जब ऑडिटर सेटिस्फाइड नहीं होता है। तो करेक्ट आंसर आपका 4th होगा। आज की वीडियो में इतना ही, बाकी के क्वेश्चंस हम लोग नेक्स्ट वीडियो में कंटिन्यू करेंगे। और वीडियो पसंद आया तो लाइक एंड शेयर कर दीजिएगा। ठीक है, मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय एंड टेक केयर।